अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ आप देख रहे हैं नाइम न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल। हमारी नशरियात यूट्यूब फेसबुक पर आप देख सकते हैं। अच्छा, एक आज मैं आपको मौलवी साहब से ही मिलाना, एक नहीं ज़्यादा मौलवी हैं। तो ये हुआ ये है कि एक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की गई, वहाँ पे बड़े बड़े उलमा को पहले बताया गया कि आपने ये तकरीर करनी है। आखिर पे मदनी साहब की बारी थी, उन्होंने वो जिसको अपना पंजाबी में कहते हैं खोता कोई छोड़ देता। हुआ ये है कि उस पे जनाब अब ये मौलवी साहब एक बहुत नाराज़ हैं। सुनते हैं ये कहते क्या है, कुछ बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ पाकिस्तान के हालात पे भी बात करें। कोट अब्दुल मालिक के अंदर जी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई, जमीयत उलमा इस्लाम ने कराई और उसके अंदर उन्होंने तमाम मकातब फिक्र, बरेली मकातब फिक्र और देवबंद मकतब फिक्र और हदीस मकतब फिक्र के उलमा को बुलाया। बेचारियां दी बदकिस्मती, उन्होंने सी पता भी ये दयूस इंसान है, उन्होंने इनू हदीसां वालों इनू बुला लिया। आखिर ते तकरीर दी सी। हुण पहले उलमा ने, देवबंद उलमा और बरेलवी उलमा ने खत्म नबूवत ते कमाल गुफ्तगू की थी, खूब रद्द किया। हत्ता के लोग रगबत दिलाई कि ना मिर्जाइयां दे ना मुर्तदा ना बाईकाट किया जाए। हुजूर ने फरमाया था आएंगे नबूवत के दावेदार आएंगे, और फरमाया 30 लोग तो ऐसे जिनका फितना चलेगा, और फरमाया 30 के 30 दज्जाल होंगे, दज्जाल। और दूसरी बात फरमाई कज़्ज़ाब होंगे। रब के पैगंबर ने ऐलान कर दिया, अना खातमुन नबीयीन ला नबी बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद नबी कोई नहीं, क़यामत तक कोई नहीं। हम भी ऐलान करते हैं आमना के लाल अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। हम इसी अकीदे पर जीना भी चाहते हैं, इसी अकीदे पे मरना भी चाहते हैं। एक आदमी कहता है कि मैं हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता, ये जुमला कह के सिर्फ हुजूर के आखिरी नबी होने का इनकार नहीं कर रहा, बल्कि मेरे और आपके मुसलमान होने का भी इनकार कर रहा है। हुण ये भी आखिर ते तकरीर आई, कहने लगा मैंने तकरीर सुनी, मैं तकरीर सुनी ते मैं ज़ेर बनाया कि मैं इन्हां चन्ना दा ज़ेर साफ कर लां। असल च मैं जो पहले तकरीर सुनी सी ते मैं ज़ेर बनाया सी कि मैं चन्ना दा ज़ेर जरा साफ करना। हुण ज़ेर साफ की कर लग्या, कहंदा मैं मुंह ते कपड़ा तां लिया सी कि तकरीर नेट ते चल जानी सी, कोई ऐ ना कवे, कोई ऐ ना गैस कर लवे कि मदनी साहब देख के खुश हो रहे ने। पहले मैं थोड़ा जिहा ना लोगों का माइंड, मैं इतने पीछे बैठा, मैं मुंह ते कपड़ा तद लिया सी कि तकरीर नेट ते चली जानी सी, ते कोई ये ना गैस कर ले भी मदनी साहब भी वेख के खुश हो रहे सी। यानी जदों उलमाए किराम वो रद्द कर रहे थे कादियानियत का, इसने अपने चेहरे पर कपड़ा डाल लिया ताकि लोग पहचान न ले के मदनी भी बैठा हुआ है, क्योंकि वो जिनसे उसने पैसे लिए थे आखिर उनको जवाब ते देना था ना कि मदनी तू बिच बह किसी ने जुत्तियां मरवाइयां ने। इन्हें फिर कपड़ा लै लिया शर्म नाल, मिर्जाइयां तो डरदियां, कादियानियां तो डरदियां। अगे कहंदा है मौलवियां दी वजह तो अगर तुहाडा दिल दुखिया होवे ते ए लफ्ज़ याद रखो, मेरे तो पहला मौलवी जो कह गए अगर किसी का दिल टुटा तो मैं शेर पढ़ के तो तुहाडा दिल जोड़ना चाहना। ए जलसा जड़ा है किसी ते कुफर का फतवा लाने वास्ते नहीं रखिया। नोट कर ले ये पैगाम, जितने बैठे मेरे दोस्त किसी की दिल आजारी हो, अगर हुई भी हो तो मैं उससे माफी मांगता हूं। मैं सारे महल्ले वालों ने गल कर रहा कि मौलवियों की वजह तो अगर तुहाडा कोई दिल दुखिया हो तो लफ्ज याद रखना, किसी की दिल कोई टुटा है ना, मेरे तो पहले जिन्ने मौलवी बोल के गए, अगर कोई टुटा है तो मैं उन्होंने एक शेर दसन लगा है तो इंशाल्लाह तुहाडा दिल जुड़ जाना जे तुसी आला ज़रफ होए। मियां साहब फरमांदे ने मिठा मेवा बेरी अब बताओ, जो पहले उलमाए किराम ने तकारीर की, क्या उन्होंने बरेलवी भाइयों का दिल तोड़ा, देवबंदी भाइयों का दिल तोड़ा, शियों का दिल तोड़ा, अहले हदीस का दिल तोड़ा? किसका दिल तोड़ा? उन्होंने कादियानियों का दिल तोड़ा, कादियानियों से बाईकाट की रगबत दिलाई, कादियानियों को मुर्तद साबित किया, कादियानियों को काफिर साबित किया। अब दिल टूटा कादियानियों का,
और कादियानियों की हमायत करने वाले नासिर मदनी का दिल टूटा। कादियानी करने वाले नासिर मदनी का दिल टूटा। कादियानी नवा, अंदर से कादियानी। अगर कौम तुझे ना पकड़ती, मुमकिन था कि तू एलानिया कादियानी हो जाता और उनकी और हमायत करता। अगर कौम तुझे ना पकड़ती तो ये अंदाजा ही नहीं था कि कौम ने मेरा कितना मुआखजा करना है इस मसले पर। और फिर आगे कहना, उलमा ने कादियानियों से बाईकाट का कहा तो इनके रद में उलमा ने कहा बाईकाट करो, ये रद च कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, बिल्कुल फूरियां ते जाना है, उन्होंने मिलना है, उन्होंने बहना है, उन्होंने तलक रखना है। उलमा कहते ने बाईकाट करो कादियानियां दा, ये कहता नहीं मिलो उन्होंने। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡ ਦੋ कि फलाने दे कोल नहीं बहना, फलाने नूं मिलना नहीं, फलाने नाल सलाम नहीं लेनी। ये मसले का हल नहीं है कि किसी ना बाईकाट कर दो, महल्ले च सारियां बरादरियां रहिंदियां, सारे लोग रहिंदे। पर इत्थे मामला होर हो गया, मां भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना है जवाई। रब ने सानू भाग लाया, अगों नौ भी अन्नी आई। आज किन्ने बंदे वाला कर दो कि असी महल्ले च जिड्डा मर्जी गलत अकीदे वाला बंदा बैठा होवे, असी उहदे भूरे नूं नहीं छड्डना। उलमाए कराम ने बरेलवी देवबंदियां जिसदे बाईकाट दा क्या ही नहीं, उन्होंने क्या कादियानियां दा बाईकाट दा क्या, ये कहता नहीं नहीं, उलमाए कराम दा बाईकाट दा क्या नहीं नहीं। फिर उस तो बाद जेड़ा तू उन्होंने क्या ना मिर्जे नूं कज़ाब लाइन मर, ये डरदियां क्या आई, कौम ने तेरी छित्तर फेरना ही फिरन वर्गा कि तू कादियानियां दी हमायत करना है, ये तू डरदियां क्या। फिर मुरीद के और साडे जेडे असलाफ ने उन्होंने किताबां लिखियां, उन्होंने अपनी किताबां च भी मिर्जे नूं मिर्जा साहब लिखे है। कई मौलवी बड़े हैरान हो रहे हैं कि मैं वेखदा रहना तुहाडे शारे कनाए सब दे, मेरी अखां चार हुंदियां ने, जिहदे दिल च बुग़्ज़ हुंदा मैं उहनूं भी वेखदा रहना, ते मैं उहदे नाल कतई तलक कर लेना हुंदा वां भी मैनूं पता जो लग जांदा भी अंदर कुछ हो रहा ते बाहर कुछ हो रहा। तो असीं दूर हो जाने तो जो कई स्टेज ते मैं शारे वेखदा पिया है, कैमरे च कैच हो रहे, मैं वीडियो भी वेख लैनी है। तो मेरे वाल अल्लाह जानदा, तो मैं बाद च वीडियो भी वेखांगा, गड्डी च बैठ के अर्ज करदा पिया, इंदा बैठ करांगा उन्हां लोकां। तेरिया लफज मैं नहीं कहता, लोग कहेंगे तेरे लफज दसन दे तू लोगों को पैसा ले है। अब एक तकरीर में कहता है, कभी ज़हन च लैके खत्म नबुव्वत दे इज्तिमा च नहीं बैठना कि मैं किसी मजहब दे रहनुमा नूं बदतमीजी नाल बुलाना है। तमाम रब्बा के मिर्जाई हमारे जलसा में आए, हम मिर्जा साहिब के बारे एहतराम रखते हैं कि वो रहबर हैं इनके, हम तो इज्जत देते, हम तुमको इज्जत देते हैं, हम तुमको मिर्जाइयों को इज्जत देते हैं। आगे चले। फिर एक और जगह कहते अपने जलसे काफिर दा नारा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जिस चीज तो किसी ने चिड़ हो लफ्ज बदल जाओ, यानी मिर्जाइयां नूं काफिर नहीं कहना। कभी ज़हन दे अंदर ही बात लेके खत्म नबूवत दे इज्तिमा च नहीं बैठना कि मैं किसी मजहब दे रहनुमा नूं बदतमीजी ना बुलाना है। तमाम रब्बे के मर्ज़ई हमारे जलसे में आए और हम मिर्जा साहब के बारे में एहतराम रखते हैं कि वो रहबर हैं उनके, हम तुमको इज्जत देते हैं, खाना खिलाते हैं, बैठाते हैं। ये जलसा इसीलिए किया, अपनों के लिए नहीं किया। अपनी जलसे च काफिर दा नारा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि असी गैर मुसलमानों अगर उस लफज नाल पुकारांगे कि जिदे तो उन्होंने छेड़े, जिस चीज तो किसी नूं छेड़ होवे वो लफज बदल जाओ, वो लफज खत्म कर लो। यानी मिर्जाइयां नूं काफिर नहीं कहना। ए कज़ाबा दज्जाला, ए लफज तेरे ने, तू कह रहे हैं लफज है। जेड़े लोग मसला खत्म नबूवत दी खातर, मसला शर्मो हया दी खातर, मसला अकीदा तौहीद दी खातर इहदा रद्द करदे ने, उन्हां लोगों वास्ते मैं दुआ गो अल्लाह दुनिया आखिरत अंदर उन्होंने इज्जत दे सलामत रखे। ते जेड़े इहदे सब कुछ वेखण दे बावजूद ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਤਕ ਅੰਦਰ ਕਮਿਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਕਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ ਕੇ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਰੁਸਵਾ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇ, ਔਰ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਹੱਕ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਤਲ ਕੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਿਰ ਹੈ। बाकी इंशाल्लाह मेरे कले बहुत जल्द आ जाएंगे इंशाल्लाह। पहले तो बात ये है कि
जो उलमा एंड पे जो इसने मौलवी साहब ने बताया, अभी तो आपकी जिल्लत और रसवाई पूरी दुनिया देख रही है। आपने किसी के लिए बात दुआ क्या करनी, अपने लिए दुआ कर लिया करो कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। ये इसलिए मैंने बताया कि आखिरी लफ्ज़ जो आप लोगों ने भी सुना। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अहमदी हूँ, मुझे कोई काफिर कहे मुझे तो कोई चिढ़ नहीं आती, इसलिए नहीं आती कि मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं। मैं हकीकी मुसलमान हूँ, मैं क्यों आपकी बातों से जनाब गुस्सा करूंगा। आपको अल्लाह ताला ने अक्ल ही नहीं दी, तौफीक ही नहीं दी। मैं तो सिर्फ इस चीज़ पे मुझे अफसोस होगा कि जो बातें आप करते हैं वो कुछ और है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऊपर से कुछ और है, ये अंदर से और है, तो आप सारे मौलवी ऐसे हैं। आप अपने अपने जायजे लेके देख लें, कोई मौलवी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सच्चाई की तालीम दे रहा हो, मुनाफिकत की तालीम देंगे और लोगों को जो तालीम आप दे रहे हैं उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। फलाना आप बताने वो भी मेरा मुनासिब नहीं है, क्योंकि शर्म तो आपको आनी कोई नहीं। एक और मैं आपको चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि जो बंदा थोड़ी सी भी अहमदियों की तारीफ कर देता है, ये सब उसके खिलाफ हो जाते हैं। अभी एक चीज़ की तरह कई दफ़ा तवज्जो दिलाई कि हमें अहमदी कहा जाए, मरज़ई तो लोगों को पता नहीं चलता कि आप किसको कह रहे हैं। तो जो ये फरमा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, लोगों को हिदायत दे रहे थे कि नासिर मदनी ने पैसे लिए हैं। कहाँ से लिए हैं पैसे? किसी अहमदी ने तो नहीं पैसे दिए ना उनको। ना अहमदी देते हैं कि आप पैसे लेके ये एक तकरीर कर दें हमारे हक में, ये तो सारी दुनिया को पता है। मैंने एक प्रोग्राम किया था, एक पुलिस ऑफिसर अहमदी हो गया था, इधर ही है, और वो कहता था कि जेल में सारी पैसे देते थे, अहमदी पैसे नहीं देते थे। यही मेरे लिए मसला बना हुआ था। अब अगर एक जेलर को अहमदियों ने पैसे नहीं दिए तो मौलवी तो कितों देने पैसे? सोचने वाली गल। तो ये मुकम्मल तौर पर झूठ बोलते हैं यहाँ पे आके। इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है। जो लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं वही इनको फिर जूते भी मारते हैं। ये अफसोसनाक वाकयात आए दिन आप देखते हैं, मौलवियों की जो हालत होती है वहां पे। दूसरी तरफ देखें, हकीकी इस्लाम अहमदियत इज्जत के साथ तरक्की याफ्ता मालिक में और दूसरे मालिक में भी बड़ी तेजी के साथ फैल रही। आप कभी किसी भी जगह पे देखें, वो आपके सवाल का जवाब देंगे। आपके ऊपर कोई जो इस तरह आप आके यहाँ गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं, बाइकआउट कर देंगे, फिर क्या होगा? बाइकआउट कर देंगे। किया हुआ है कई जगह पे, आप लोगों ने किया हुआ बाइकआउट। रिजल्ट क्या निकलता है? सब कुछ मिल रहा है। आप लोगों में ऐसे अच्छे लोग भी शामिल हैं जो समझते हैं कि ये मौलवी की नजर ना पड़े, हम कोई मजहबी इतने नहीं है, ना किसी मजहब की मुखालफत करते। ये बातें बड़ी लंबी है, मगर आज क्योंकि पाकिस्तान से भी ताज़ा सूरत हाल लेनी है, वहाँ पे हालात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। एक सिंध में कत्ल हुआ है, तो मैं फिर किसी वक्त इस पे बात करूंगा। लेते एक ब्रेक के बाद चलेंगे पाकिस्तान। नाजरीन, चलते हैं पाकिस्तान। हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हालात चल रहे हैं? धरना तो अभी तक खत्म नहीं हुआ, दक्षत भी हो गए और वो उन पे पाबंदी भी उठाने की मंजूरी मिल रही है। ये लोग जा क्यों नहीं रहे अब? जी, ये इसलिए नहीं जा रहे कि जैसा गवर्नमेंट का इनके साथ पहले रवैया रहा है, तरीकाकार रहा है कि ये अपने वादे से बात करके खत्म हो जाते हैं, पीछे फिर जाते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो है, अब कल गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि वजारत दाखिला ने कलदम का लफ्ज खत्म कर दिया है। अब इनका ये जो है तहरीक लबैक या रसूलुल्लाह पार्टी की क़यादत कर सकती है, पार्टी चला सकती है। लेकिन फिर भी कुछ अफराद जो है वो इस वक्त वजीराबाद के इलाके में ग्राउंड में बैठे हुए हैं। तो उनकी वजह से ये है कि प्रॉब्लम तो जरूर है, पुलिस भी वहां पे मौजूद है, लेकिन जीटी रोड और दरिया चनाब का पुल और जो बाकी जो तमाम रस्ते से जो चीजें थी वो बकायदा तौर पर अब खोल दी गई हैं। जो लोगों को आने जाने की प्रॉब्लम थी वो खुल गई है। इनका 7 दिन का टाइम था और मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो कि गारंटर हैं तरीके लबैक या रसूलुल्लाह के, वो इसमें डायरेक्टली मुलव्वस है हुकूमत पाकिस्तान के साथ और वजारत दाखिला के साथ। तो जैसे ही मुफ्ती मुनीबुर रहमान इनको कह देंगे कि जी अब तुम्हारे तमाम सब मामलात और मसले मसाइल हल हो चुके हैं, तो ये वहां से उठ जाएंगे। तो जो बंदे वहां पे मारे गए 9, जिसमें पुलिस वाले भी थे, दूसरे भी थे, उनका जिम्मेदार अब कौन है?
रिश्तेदार नहीं, वो तो अपनी नौकरी कर रहे थे, बाल बच्चों के लिए हक इसके हलाल कमा रहे थे, वो मर गए। गवर्नमेंट का नुकसान है। गवर्नमेंट ने पहले अपने बंदे को 7-8 शहीद करवा लिए, बाद में उनसे सुलह कर ली। नुकसान तो उनका हो गया जिनका घर का कोई वाहिद कफील मर गया, शहीद हो गया, कोई बाप था, कोई भाई था, कोई बेटा था। ये तो उनका नुकसान है, वो तो जिंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता। खा ये गवर्नमेंट उनको पैसे भी दे दे, उनको कोई भी मुराद दे, लेकिन जो जिंदगी जाया हो चुकी है वो तो वापस नहीं आएगी। मगर गवर्नमेंट तो कहती जी बड़ी ये हमारी कामयाबी है कि हम इनके साथ एक मुआहदा कर रहे हैं। क्या कामयाबी इनकी? कोई कामयाबी नहीं, ये तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा फेलियर है। अगर ये हरकत जो इन्होंने अब की है, बीच में ग्रेटर को डाल के और बातचीत की है, तो ये हरकत लाहौर में तरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह का जो मरकज है वहां पर भी हो सकती थी, वहां पर क्यों नहीं हुई? इतना तशद्दुद वाकयात हुए, गाड़ियों का नुकसान हुआ, लोगों का आने जाने का नुकसान हुआ, शहर बंद कर दिया गया, पुलिस अफसरान शहीद हो गए। पुलिस अफसरान कुछ 450 के करीब वो है जो अभी भी हॉस्पिटलों में है, जो जख्मी है। तो इतने नुकसान करने के बाद ही गवर्नमेंट को याद आया कि हमारा मुआहदा हो गया। ये तो एक सियासी बयान है जो कि इनके वज़रा जो है, वज़ीर इत्तलात है और जो वज़ीर दाखिला है, वो आपस में देते हैं। बाकी इनमें वो बात नहीं है जो हम ये कह सके कि ये एक बड़ी समझदार पुरअमन गवर्नमेंट है जो कि हर काम को बड़े मसले से हल करती है। ये तो वो बात है कि जब इनके सर पे पड़ती है फिर ये भागते हैं, अब क्या करें, कैसे हल करें। तो ये भी उसी वजह से सारा कुछ काम खराब हुआ है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अब उनके मुतालबात और भी बढ़ जाए कोई? जी बिल्कुल, अब वो एक सियासी जमात के तौर पर उभरेंगे, वो सियासत में हिस्सा लेंगे, सीट्स लेंगे, अपनी बाकायदा प्रोग्राम करेंगे, पार्टीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये बिल्कुल उनके मुतालबात होंगे। जब उनके पहले मुतालबात माने गए हैं बदौर ताकत, इससे ये साबित होता है कि स्टेट की जो रीट है वो कायम नहीं हो सकती। हालांकि स्टेट कुछ भी चाहे तो कर सकती है, लेकिन स्टेट से इन अफराद को रोका नहीं गया, इन अफराद को समझाया नहीं गया। अब इतने सारे वाकयात और परेशानी गुजरने के बाद अब इनकी बात मान लेना, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इस मामले में बिल्कुल फेल है। अब मामला को सुलझाने का क्या फायदा? अब तो उनके मुतालबात आपने मान लिए, अब अगले मुतालबात देखेंगे वो क्या करते हैं और किस अंदाज से करते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट किस मामले में पास हुई है 3-3.5 साल में? कोई ऐसा मामला आपके सामने से गुजरा हो? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। जो भी बातें हैं बस इतनी बात जरूर करते हैं जी, पहले हमारे कर्जे जो थे वो बहुत ज्यादा थे, अब हमारे कर्जे कम हो गए हैं। पेट्रोल इंटरनेशनल तौर पर बहुत महंगा हो गया, जिसकी वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। आटा जो है वो पाकिस्तान की अपनी पैदावार है, उसको वो बढ़ गया है, 90 रुपए किलो चला गया है। वो क्यों बढ़ गया इसका कोई जवाब नहीं। चीनी 150 रुपए किलो लाहौर शहर में बिक रही है और तकरीबन 4000 से 5000 बोरियां जो है उन्होंने गोदामों से पकड़ी है। चीनी फिर भी वैसे जा रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो छापे भी मार रहे हैं। महंगाई फिर परेशानी का गरीब आदमी को सामना है। आप किसी भी अवाम का सर्वे करके देख ले, कोई भी शख्स इनकी गवर्नमेंट से खुश नहीं है। वो यही कहते हैं कि हमें तो धोखा दिया गया है, हमें तो ये सबज बाग दिखाए गए हैं कि आप तब्दीली आएगी। जब गवर्नमेंट से इस मामले में उनका मौका लिया जाता है तो वो कहते हैं जी हमें तो खजाने खाली मिले थे, हमें तो ठीक करने के लिए कम से कम 15 साल चाहिए। और 15 साल में तो ये जो गरीब लोग हैं तो बेचारे सारे मर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि कल इमरान खान साहब कह रहे थे कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। अब इंग्लैंड में एक मजदूर जो है वो 9.5 पाउंड घंटे के मिलते हैं उसको ना, तो 9.5 पाउंड में वो ठीक ठाक खरीदारी कर सकता है। तो वहाँ 950 रुपए में क्या खरीदारी होती है जनाब? 1 घंटे के मिलते हैं 950 रुपए? नहीं जी, वहाँ पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने जब जून के महीने में बजट पेश होता है तो गवर्नमेंट का ये ऐलान होता है कि बजट पेश हुआ है तो गरीब की कम से कम उजरत जो है वो 20,000 रुपए की जाए। लेकिन आज भी आप जाके देख लें, किसी भी दुकान पे, किसी भी इदारे में 12,000 13,000 से ज्यादा कोई भी दुकानदार या मालिक नहीं देता। जो मजदूर है वो 1100 रुपया दिहाड़ी ले रहा है और जो मिस्त्री है जो ये काम करते हैं वो 1550 रुपया ले रहा है। अब 1550 रुपया वाला 1100 रुपये वाला मजदूरी करने वाला बंदा किस लिहाज से कमाई करेगा? हमारे वजीर आज़म पाकिस्तान मिसाल देते हैं, इंडिया में 200 रुपये पेट्रोल में लीटर महंगा मिल रहा है और उनकी जो डेली की दिहाड़ियां मजदूर को दी जाती हैं या लोगों को दी जाती हैं वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको खरीदते हुए तकलीफ नहीं होती। पाकिस्तान में तो ये सबसे ज्यादा तकलीफ है कि आपकी कुव्वत खरीद ही नहीं है, ऊपर से आप चीज को महंगा करते जा रहे हैं। या तो आप मजदूर की उजरत को डबल कर दें कि जी आप पेट्रोल हम 200 का कर देते हैं, आपकी जो मजदूरी है हम उसको ज्यादा कर देते हैं, आप 20,000 की बजाय आपको 25,000 रुपये रिलीफ दिया जाता है, फिर भी आपको फायदा है।
गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि आपको सेहत कार्ड मिलेगा, आप भी 20% अफराद को सेहत कार्ड मिला है, और वो भी ये तकलीफ और इस परेशानी में है कि जब आप हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं और जाके कार्ड दिखाते हैं तो वो लोग कहते हैं हॉस्पिटल इंतजामिया कि आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि चीनी, आटा और घी, इन तीनों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 30% सब्सिडी देगी, लेकिन ऐलान करने के बाद से लेकर उस वक्त चीनी 110 रुपए थी, वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान करने के बाद आज जो चीनी का रेट है वो 150 रुपए ज्यादा हो गया है। ये तमाम बातें, तमाम दावे जो है ये और है, और जो टीवी पे बाकी बयान किया जाता है वो और है, जो गरीब आदमी जिसको फेस कर रहा है वो सब कुछ और है। अच्छा, ये जो वज़रा हैं ये बढ़ चढ़ के जो बयानात देते हैं वो मेरा ख्याल है कि झूठ पर होते हैं, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ना। जी बिल्कुल, इसी तरह पहले भी एक दफा अब्दुल हफीज शेख साहब से एक दफा किसी ने पूछा था कि टमाटर का रेट क्या है, तो वो कहता जी 4-5 रुपए के हिसाब से मिलता है, जबकि मार्केट में उस वक्त 70-80 रुपए के हिसाब से था। ये जितने बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, क्या ये आप समझते हैं कि खुद अशिया खुद दोनों खरीदने जाते होंगे? ना इन्होंने चीनी खरीदनी है, ना सब्जी खरीदनी, ना दूध खरीदना, ना कोई और जरिए जी खरीदना। सेक्रेटरीयान इनके पास है, ये इनके पास तमाम वो लोग बैठे होते हैं जो घर में काम करने वाले बावर्ची हैं, ड्राइवर हैं, इनको तो खाना 3 टाइम पका पकाया मिलेगा, कपड़े इसी किए मिलेंगे, घर में तमाम चीजें सेक्रेटरीयान और बाकी लोग लेके आएंगे। इन्हें तो सिर्फ घर से गाड़ी में बैठ के निकलना है, असेंबली में, असेंबली से निकलना है तो दफ्तर से निकलना टीवी स्टूडियो में। इनको क्या पता होगा चीज कितने की मिल रही है? अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं, आप किसी से भी सर्वे करके देख लें। मैं बता दूं कि जर्मनी, डेनमार्क और दूसरे ममालिक के जो वजीर आजम है वो खुद जाते हैं चीजें खरीदने ताकि उनको पता चले कि क्या हालात है, मुल्क के किस तरफ जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, सिंध में कत्ल हुआ और बड़ा बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। अब जो बंदा उसमें मुलव्वस है वो सूबाई असेंबली में वो मेंबर है वहां का, पीपल पार्टी के MP है। अच्छा, अब क्या ख्याल है कि आज कुछ वकलार ने जुलूस निकाला, वो किस के हक में निकाला? वो तो पीपल्स पार्टी के जो MP साहब है, पहले तो वो जब उन्होंने जुलूस निकाला जिनको उन्होंने तशद्दुद करके बहुत ज्यादा करके मारा है, तो उसके पहले तो उन्होंने 8-9 घंटे कोई एक्शन ही नहीं लिया। उसके बाद अब्दुल हलीम जो है वो असेंबली में जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने आवाज उठाई, उसके बाद वहां पे एक दो ह्यूमन राइट्स की तंजीम में आवाज उठाई, फिर उन्होंने पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, ये तो उनके अपने बंदे हैं, तो सारे बंदे हैं। तो उसके बाद अगले दिन गिरफ्तारी दी गई, तो उसके बाद इनका रिमांड लिया गया, तो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो से भी इस बारे में बातचीत की गई कि क्या फैसला किया गया। तो उन्होंने कहा जी जो पार्टी क़यादत के बाद जो पार्टी के अंदर हमारे अफराद होते हैं, अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं तो जो पार्टी का मंशूर है उसके मुताबिक उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो कि एक आम अफराद के साथ किया जाता है। लिहाजा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, अगर उन्होंने ये जुर्म किया है और वो एक्सेप्ट करते हैं तो उसके खिलाफ पार्टी वही एक्शन लेगी और जो कानून उसके मुताबिक सजा देगा वो सब कुछ करेगा। ये सारी बातें उन्होंने ऑन द फ्लोर ये बातें कही हैं, लेकिन इस पे किस हद तक अमल हो रहा है कोई पता नहीं। वो जो सजा याफ्ता वो जिसने कत्ल किया है उसको थाने में पूरा प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, उसको टीवी पे देखने के लिए मिल रहा है, उसको खाने भी कासे पके हुए आ रहे हैं, उसके लिए तो कोई मुश्किलात नहीं। वो तो MP है, उसने कहा जी मैंने खुद साख्ता मैं आया हूँ, मैंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है कि ये बात होगी। अगर ये बात मीडिया पे ना आती, सोशल मीडिया पे ना आती या उसके वो साथ ना 6 घंटे सड़क ब्लॉक करके वहां पे बैठते तो क्या ये सारा काम होना था? उन्होंने से बटेरे थे, उन्होंने कार्रवाई करके तो उसको कत्ल कर दिया। अब बुकला जो है वो भी इसी हक में है, जो उनके साथ शामिल है वो कहते हैं जी ये बेकसूर है, इनका कसूर ही कोई नहीं है, हम इनके साथ है। क्योंकि जो गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी के जो बुकला है हर पीपल पार्टी का साथ देंगे तो वो तो उसी के हक में जुलूस निकालेंगे, लेकिन जो लोग दूसरों के साथ है वो फिर उनके हक में बात करते हैं। तो ये आज भी इसी सिलसिले में एक प्रोग्राम उनका हुआ था कि जी ये ज्यादती है, इनके साथ मौका दिया जाए। इंसाफ पसंदी का अदालत को चाहिए कि इंसाफ पसंदी से काम ले और जो शख्स मुजरम है या मुल्ज़म है उसके साथ मेरिट पे इंसाफ किया जाए। तो ये भी हो सकता है अभी खबर गरम है, आहिस्ता आहिस्ता वो कहेंगे इसको जरा ठंडा होने दे, फिर जिस तरह होता है वो डेरे बाद में जिस तरह वो गाड़ी बलूचिस्तान में उसने बंदा नीचे दे दिया था
बाद में जी मेरा जी ख्याल- जी जी तो जी बाद में वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो जिसको एमपी के सामने नीचे दे दिया था, कैमरे में देख भी लिया था, बाद में वो आपस में इसकी सेटलमेंट हो गई थी, बरी हो गए थे। ये भी इसी तरह टाइम गुजरेगा, वडेरे हैं, बातचीत करेंगे, को पैसे की ऑफर देंगे, हम आपको पैसे देंगे, जमीन देंगे, आप केस से दस्तबरदार हो जाओ। अभी तो क्योंकि नया नया केस है, कोई 4-5 दिन 10 दिन चलता रहेगा, तो चलने के बाद जैसे जैसे उसका टाइम गुजरेगा तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपस में सेटलमेंट कर लेंगे। पहले भी इसी तरह एक डीएसपी साहब कराची में बाद में उन्होंने कह दिया कि जी बहुत जुल्म हुआ है, तो जब केस फाइल हो गया तो कुछ देर के बाद, कुछ अर्से के बाद उनकी आपस में सेटलमेंट हो गई और वो पैसे लेकर वो केस को खत्म कर दिया गया और डीएसपी साहब को बाहर भिजवा दिया गया। तो ये जो वडेरे लोग होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, इनके पहले जो मादी है वो भी इसी तरह का गुजर है, तो ये इस केस के साथ भी वही सलूक होगा जो इससे पहले होता रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए कि ये वकला जो सड़कों पे आते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, तो बंदा खुद ब खुद मर गया, वहां पे गवाहियां भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो इन वकला को कोई शर्म या है किसी किस्म की? कोई इनके अंदर कोई जमीर नाम की चीज है इनके अंदर? वकला जो है ये इस स्टेट के सबसे बड़े, जो आप कह सकते हैं कि बदमाश हैं या गुंडे हैं, वो वकला हैं। उनका दिल करता है तो अदालत में पुलिस एहलकार को पकड़ के मार लेते हैं, उनका दिल करता है तो हवाई फायरिंग कर लेते हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार, इससे पहले जब कराची में विजिट किया है तो वो मेमन साहब जो उनके वजीर थे, उनके वहां पे गुजरे हैं तो उनके कमरे में शराब की बोतल पड़ी थी जो चीफ जस्टिस साहब ने खुद पकड़ी, और जब फोरेंसिक लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा वो शराब नहीं था, वो शहद था। ये तो ये इस मुल्क का हाल है कि जब एक चीफ जस्टिस साहब खुद एक कार्रवाई कर रहे हैं तो उसको जुटलाया जा रहा है। तो ये वकील जितने भी लोग हैं ये तो खुद एक स्टेट के खिलाफ मुकदमा बाजी करना शुरू कर देते हैं, नारेबाजी शुरू कर देते हैं। तो ये तो खुद सबसे बड़े गुंडे हैं। अगर ये खुद ईमानदारी के साथ इंसाफ की कोशिश में आगे बढ़े तो मुल्क में जितने केसेस हैं, लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और काम जो है वो रुके हुए हैं, तो इनकी वजह से अगर ये सारे ईमानदारी से काम करें तो आज तो हालत ही कुछ और हो। इंसाफ हर बंदे को पता है कि मुल्क में इंसाफ कोई नहीं है। एक केस लगता है 10-10 साल वो चलता रहता है, 10-10 साल उसकी बारी नहीं आती, बेचारा पता नहीं अपनी जिंदगी में उसका फैसला सुन भी सकता कि नहीं सुन सकता। उनको इसी बात का शाखसाने के साथ चलना पड़ता है कि हमने केस तो कर दिया है, इंसाफ की उम्मीद कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम दरवाजा खटखटा देते हैं। तो इसमें वकला का बहुत ज्यादा हाथ है। ये वकला जो है ये ना तो खुद ईमानदारी से काम करते हैं और ना किसी दूसरे को ईमानदारी से काम करने देते हैं। ये चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो ही हो और हमारी ही इजारादारी चले। अच्छा सर, ये बताइए कि अदालतों की बात आई, वकला की बात आई, हमारे जो अहमदी जेलों में है उनकी कोई जमानत की भी पेशरफ्त हुई कि वहीं के वहीं पड़े हुए हैं? नहीं जी, अभी तो उनकी जमानत की पेशरफ्त तो कोई नहीं हुई, बल्कि 3 से 4 रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट में हसन मुआविया जो है, जिसने ये FIA में साबित क्राइम में जमात अहमदी के खिलाफ केस फाइल किए हुए थे, उसने ये रिट दायर की हुई थी हाई कोर्ट में कि जी जो अदालत है वो ये हुक्म दे कि जो FIA है वो हमारे बाकी अफराद को, जो बंदे हैं जो कुरान की, उन्होंने क्या कहा जनाब? हेलो, आज से चंद रोज ये 3 से 4 दिन कबल लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई है हसन मुआविया की तरफ से, जिसमें FIA को फरीक बनाया गया है और ये कहा गया है कि मार्च 2020 में जो फैसला किया गया था कि कुरान करीम के तराजुम और जो जमात अहमदी है कि ये जो अफराद हैं जो आपस में तबलीग करते हैं, इसके ऊपर FIA प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, इसको नहीं पकड़ रहे। तो जज साहब ने कहा था कि DGFIA को अदालत में हाजिर किया जाए। DGFIA अदालत में हाजिर नहीं हो सके, उन्होंने अपनी जगह अपने नुमाइंदे को भेजा, जिसपे जज साहब बहुत ज्यादा बरहम हो गए और उन्होंने जिस तरह से कहा कि आप ऐसा करें कि DG साहब नहीं आ सकते थे, आप वज़ीर आला पंजाब को बुलाएं, वो आके यहाँ पर जवाब दें कि ये क्यों हरकतें हो रही हैं, क्यों ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। तो इसके बाद उन्होंने फिर दोबारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे वो आए, उन्होंने फिर आके बताया कि जी हम CM साहब को बता दिया। तो उसके बाद फिर FIA को ये हुक्म दिया गया कि FIA जितने भी जमात अहमदी के खिलाफ केसेस जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो इंक्वायरीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जो इनके मामला है, इनको फौरी तौर पर जो बंदे पकड़ने वाले हैं उसको पकड़ा जाए और जो केस है उसको निपटाया जाए, ताकि अदालत को सेटिस्फाई किया जाए कि ये किस तरह और किस तरीके से काम कर रहे हैं, ताकि अदालत को हम ये बयान दे सके कि जी हम बड़े प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे तमाम मामले चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, वहाँ मजहब की बेहुरमती तो बेशुमार लोग कर रहे हैं, अहमदी तो कर भी नहीं रहे। कोई नमाज पढ़ रहा है, वो डांस चल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ चल रहा है, यहाँ पे इनके जज्बात मजरूह नहीं होते?
नहीं जी, वहाँ पर तो सब कुछ ठीक हो जाता है जी। सिर्फ जमात अहमदिया के जो अफराद है उनके नाम लेकर जो काम होते हैं ना, वो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं महसूस करते। ये 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है, एक शख्स मुजफ्फरगढ़ का एक लड़का है उस्मान, वो नमाज पढ़ते हुए डांस कर रहा है, उसकी मूवी बनाई गई है और वायरल हो गई है। कल पुलिस ने देखा है कि जी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो आज परसों ही पुलिस ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ 295A की दफा के साथ मुकदमा दर्ज कर दिया। जबकि जो तस्वीर दिखाई गई है वो उस लड़के की है ही नहीं है जो लड़का डांस कर रहा है। तो गवर्नमेंट जो है वो तो उस तरफ ज्यादा जोर देती है जिस तरफ लोग आगे से बात नहीं करते। जमात अहमदिया के अफराद है ना, वो किसी को तंग करते हैं ना वो किसी की परेशानी का बायस बनते हैं। वो एक अपनी चारदीवारी के अंदर खुद साख्ता नमाज अदा करते हैं, सारी इबादत अदा करते हैं, लेकिन फिर भी उनको पकड़कर बहाने से FIR दी जाती है। ये आप तबलीग कर रहे हैं, आपने किताब शेयर कर दी है, आपने कलमा शेयर किया है, आपने कुरानी आयत शेयर की है, तो इस तरह फौरी तौर पर अगर कोई शख्स पकड़ा जाता है तो उसको तफ्तीश किए बगैर फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके चालान बना दिया जाता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने 9 टीवी को टाइम दिया। फिर भी इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, पाकिस्तान से ताज़ा सूरत हाल हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे और आप खुद अब देखें कि इमरान खान साहब एक तरफ तो कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होगी, सब कुछ होगा, जो कुछ होगा कानून के मुताबिक होगा। सिंध में अगर कोई कमज़ोर कत्ल हो जाता है वहाँ इनका कानून बेबस हो जाता है। पंजाब में अगर कोई ताकतवर आदमी जितने मर्जी नुकसानात करे, लोगों को मारता रहे, वहाँ इनका कानून बेबस हो जाता है। 9 लोगों को मार दिया गया, कानून बेबस। और जगह पे आप खुद देख लें कि कहाँ कहाँ इनका कानून काम कर रहा है। आज आके सिर्फ अहमदियों के पीछे पड़े रहते हैं, उलमा है वो भी। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, कभी ये गौर करना चाहिए। कोई एक वजीर में भी तो अकल होगी वहाँ पे। चलो दूसरे तो बेचारे नहीं इतनी समझ जाए। इमरान खान के बारे में भी मुख्तलिफ चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। कोई कह रहा है ये नशे की हालत में बयान दे देता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब जब जो बयानात बंदा देता है उस पर काम भी तो करे ना। जब काम नहीं करेगा लोगों ने कहना है कि शायद इसने वो जिस तरह बताते हैं कि चरस मरस भी पीता है, अल्लाह बेहतर जानता पीता कि नहीं पीता, मगर ऐसी बातें करनी चाहिए जो वो कर सके। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। आप हमें YouTube, Facebook पर, मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर देख रहे हैं। जुड़ जाए हमारे साथ ताकि आपको मिले सिर्फ सच सुनने के लिए। आप देखें मीडिया में बैठे लोगों में से उनकी हालत देखें, बड़े बड़े चैनल मगर सच नहीं बोल सकते। उनमें इतनी ताकत ही नहीं कि वो सच बोले, जो सिर्फ हम बोलते हैं सच। मिलेंगे कल फिर।